हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी ज्ञान कोर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज को 5 तरीके के कलर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है: रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू। ब्लू कैटेगरी जो है वो रिसेंटली नया ऐड हुआ है। पहले अगर आपको पता होगा तो चार कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज होती थी: रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। ब्लू वाला नया ऐड हुआ है। तो आज इसको समझेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या है, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोगों ने कंटेंट को डिस्प्ले किया है। अगर आप इस गाइडेंस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो इसमें अराउंड 98 पेजेस हैं। एंड एज ए वर्किंग प्रोफेशनल बहुत डिफिकल्ट होता है कि पूरे डॉक्यूमेंट को हम लोग एक साथ गो थ्रू करें और उसको समझ सकें। हमने ट्राई किया है कि एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपको पूरा जो कंटेंट है वो डिस्प्ले किया जा सके और आप इस वीडियो के थ्रू समझ सके कि क्या क्या चेंजेस इस मेथोलॉजी में किया गया है। यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं और 5 एनेक्सर्स हैं जिसको कि हमने डिटेल में कवर किया है। चैप्टर 1 जो है वो जेनेसिस एंड जर्नी ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि हम आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। चैप्टर 2 जो है मॉडिफाइड मेथोडोलॉजी फॉर क्लासिफिकेशन, जो चेंजेस हुए हैं इस गाइडेंस डॉक्यूमेंट में उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फिर चैप्टर 3 जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स एज पर रिवाइज मेथोडोलॉजी। यहाँ पे 5 सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है। फिर चैप्टर 4 जो है वो इंसेंटिव्स टू यूनिट्स इन अ सेक्टर फॉर अडॉप्टिंग मेजर्स रिजल्टिंग टू बेटर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। अगर आप कुछ अच्छे इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एंड चैप्टर 5 जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पाथवे एंड गाइडलाइंस, जो कि CBCB ने पब्लिश किया है। और एनेक्सर्स भी 5 हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1989 में, जब MOEF ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था, नोटिफिकेशन ऑफ डून वैली उत्तराखंड, जिसमें इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, और जो कि फॉलो हुआ टिल 2012। और फिर 2012 में CPCB ने एक हार्मोनाइज लिस्ट जारी किया फॉर 244 सेक्टर्स, और उसको फिर 4 साल के बाद मॉडिफाई किया और बोला क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन PI, दैट इज पोल्यूशन इंडेक्स। और इसी वाले क्लासिफिकेशन को फिर 2023 में ड्राफ्ट के फॉर्म में मॉडिफाई किया गया, और इसको ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे काम के लिए कौन कौन से ईयर्स इंपॉर्टेंट है: पहला 1989, जो कि फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था डून वैली उत्तराखंड वाला, और फिर 2016 में जो पोल्यूशन इंडेक्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो, और अभी 2023 में जो ड्राफ्ट फेज आया था उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो हमको देखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो 2023 का जो ड्राफ्ट वाला नोटिफिकेशन आया था उसमें जो पोल्यूशन इंडेक्स को मॉडिफाई किया गया था उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिगर 1 में लोग देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन डून वैली नोटिफिकेशन 1989। यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था: ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन वाले इंडस्ट्रीज को परमिशन था ऑपरेशंस करने के लिए। ऑरेंज कैटेगरी वालों के लिए परमिटेड ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम MOEFs, एंड रेड कैटेगरीज को कोई परमिशन नहीं था। एग्जांपल्स क्या थे ग्रीन इंडस्ट्रीज के? ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा इफ्लुएंट का, एंड अगर 100 एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे। एग्जाम्पल्स थे टॉयज, आइसक्रीम, कैंडल्स, कारपेट वीविंग एटसेट्रा इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स है ग्रीन कैटेगरीज के। ऑरेंज कैटेगरी में क्या था? लिक्विड इफ्लुएंट अप टू 500 KLD विच कैन बी कंट्रोल्ड विद इन सुटेबल प्रूवन टेक्नोलॉजी। कोल या फिर जो फ्यूल है अप टू 24 टन्स पर डे, एंड जहाँ पे 500 एम्प्लॉइज काम करते हैं तो वो ऑरेंज कैटेगरीज में आते थे। एग्जाम्पल्स हैं इसके सिरामिक, टायर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वायर ड्राइंग एटसेट्रा। इसका परमिशन अगर आपने MOEF से लिया है तो आपको ऑपरेशन के लिए अलाउड था। रेड कैटेगरीज में क्या क्या थे? अगर लिक्विड इफ्लुएंट इज ग्रेटर देन 500 KLD पर डे, एंड कोल्स का ये कैपेसिटी 24 TPD से ज़्यादा था, एंड मोर देन 500 एम्प्लॉइज अगर काम करते। एग्जाम्पल्स थे सीमेंट, रिफाइनरी, शुगर्स, एक्सप्लोजिव एटसेट्रा। इसके बाद क्या हुआ? 2012 में टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रू आउट द कंट्री, CPCB ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कि 244 सेक्टर्स को क्लासिफाई किया गया रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन कैटेगरीज में। और फिर 2016 में CPCB ने डेवलप किया एक स्कोरिंग मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन द पोल्यूशन इंडेक्स टू हार्मोनाइज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड दिस PI वाज डिटरमाइंड बाय इवैल्यूएटिंग द वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड हैजार्डस वेस्ट जनरेशंस, जिसको कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें क्या हुआ था?
257 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डिवाइड किया गया था 4 कैटेगरीज में। सो अभी देख सकते हैं ये 2012 में 3 कैटेगरीज थी और ये 2016 में 4 कैटेगरीज हो गई, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। और अभी वाला जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे 5 इंडस्ट्रीज या 5 सेक्टर्स हो गए हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा जो पुराना फॉर्मूला था पीआई निकालने का, उसको रिवाइज करने की जरूरत क्या पड़ी। सो पहले के जो फॉर्मूलेस थे 2016 वाले, वो थोड़े कंफ्यूजिंग थे और थोड़े उसमें एम्बिग्विटी थी। सो टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी फॉर ऑल सेक्टर्स, इस फॉर्मूले को रिवाइज किया गया। और हम लोग पीछे के फॉर्मूलेस में क्या क्या डिफिकल्टीज थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, उसको हम डिस्कस ना करके जो हमारा नया रिवाइज फॉर्मूला है उसको हम डिस्कस करेंगे। इनिशियली जब ये मेथोडोलॉजी रिवाइज हुआ था तो सीपीसीबी ने इसमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे इंडस्ट्रीज को, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। और उसका जो फॉर्मूला निकाला था वो 3 स्कोर पे डिपेंड था। पहला था वाटर पोल्यूटेंट स्कोर, दूसरा एयर पोल्यूटेंट स्कोर एंड थर्ड वन वाज वेस्ट जनरेशन स्कोर। और तीनों स्कोर का जो मैक्सिमम रेटिंग था 100 था, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला को डिराइव किया गया था। लेकिन बाद में जब स्टेक होल्डर्स के पास से कमेंट्स के लिए गया तो एक नीड फील्ड हुआ कि हमको एक अलग कैटेगरी जो कि ब्लू कैटेगरी, उसको ऐड करना चाहिए, विच इज़ फॉर एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज, जो कि डील करता है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज। एज पर रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स, हम लोग 3 वेस्ट को कंसिडर करते हैं, नेमली वाटर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट एंड वेस्ट पोल्यूटेंट्स विच आर हजार्डस, टॉक्सिक और इन्फेक्शियस इन नेचर। ठीक है, अब तीनों का जो स्कोरिंग होता है हम लोग डिफाइन करते हैं आउट ऑफ 100। और इनका जो डिटेल्स मेंशन किया गया है टेबल 1, 2 एंड 3 में मेंशन है। और जो रिलेवेंट रूल्स हैं एप्लीकेबल हैं इस मेथोडोलॉजी के लिए वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड द थर्ड वन इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी तक के डिस्कशन से ये तो क्लियर हो गया कि हमको जब पोल्यूशन इंडेक्स निकालना है उसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है पोल्यूशन इंडेक्स वाटर, पोल्यूशन इंडेक्स एयर एंड पोल्यूशन इंडेक्स हजार्डस वेस्ट। सो पोल्यूशन इंडेक्स वाटर जो है उसमें 3 पार्ट्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं W1, W2, W3। और उनका वेटेज है 35%, 30% एंड 35%। सिमिलरली जो पोल्यूशन इंडेक्स एयर है इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, इसका वेटेज भी सेम है। और जो पोल्यूशन इंडेक्स हजार्डस वेस्ट का है उसमें 2 पार्ट्स हैं, H1, H2 है, इसका वेटेज है 70% एंड 30%। तो अभी देखते हैं हम लोग कि पोल्यूशन इंडेक्स वाटर जो है उसके जो 3 पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। पोल्यूशन इंडेक्स वाटर को निकालने के लिए आपको इस टेबल 1 को रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं W1, W2 एंड W3। तो W1 जो है वो है स्कोर बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे बेसिकली COD एंड BOD के लिमिट्स को डिफाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप स्कोर अपना सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली जो W2 है वो है स्कोर बेस्ड ऑन अदर पोल्यूटेंट्स इन द वेस्ट वाटर। सो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो पोल्यूटेंट्स होंगे उसको आपको रेफर करना पड़ेगा और इस वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो W3 है वो है स्कोर बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर जनरेटेड। तो जितना आप वेस्ट वाटर फैक्ट्री में जनरेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको W3 का स्कोर निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारा पोल्यूशन इंडेक्स वाटर कैसे कैलकुलेट होता है। तो W1 को हमने यहाँ पे 30 कंसिडर किया है, विच मीन्स कि हमारा जो BOD का लिमिट है वो 1000 से 5000 के बीच में है। सिमिलरली COD का जो लिमिट है 5000 से 10000 के बीच का है। W2 जो हमने यहाँ पे लिया है 15 लिया है, विच मीन्स कि हमारे जो पोल्यूटेंट्स है वो मेनली इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है। और W3 जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया वो 30 लिया है, विच मीन्स हमारा जो वेस्ट वाटर का जनरेशन है फैक्ट्री में 100 KLD से 500 KLD के बीच में है। तो हमारा जो पोल्यूशन इंडेक्स वाटर निकल के आ रहा है वो तीनों का आप सम करेंगे तो आ रहा है 75। सेकेंड पार्ट है स्कोरिंग क्राइटेरिया फॉर एयर पोल्यूटेंट्स दैट इज PIA। सो इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, A1, A2, A3। सो जो A1 है वो पोल्यूटेंट्स इन इमिशंस, फिर A2 है वर्क जोन इमिशंस और फ्यूजिटिव इमिशंस एंड A3 है फ्यूल टाइप एंड क्वांटिटी। सो जो A1, A2, A3 का जो वेटेज है वो सेम है 35%, 30% एंड 35%। तो चलिए अब टेबल के फॉर्म में समझते हैं कि A1, A2, A3 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एयर पोल्यूटिंग स्कोर को निकालने के लिए हमको टेबल 2 को रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, A1, A2, A3। A1 जो है वो स्कोर बेस्ड ऑन प्रोसेस इमिशंस पॉइंट सोर्स, इसमें 4 कैटेगरीज दिए गए हैं। A2 जो है वो है स्कोर बेस्ड ऑन फ्यूजिटिव इमिशंस, इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। एंड A3 जो है
स्कोर बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल्स। सो आप कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और कितने क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग A3 का टेबल दिया गया है। इसमें अराउंड 10 एंट्रीज दी गई हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं कि हम PIA कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने एग्जांपल के फॉर्म में A1 का जो वैल्यू लिया है वो 25 लिया है, विच मीन्स कि हमारा जो पॉल्यूटेंट्स है मेनली ड्यू टू कम्बशन ऑफ फ्यूल और ड्यू टू प्रोसेसेस है। इसमें आपका पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, ऑक्स एक्सेट्रा आता है। A2 को हमने लिया है 20, विच मीन्स कि हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो सीमेंट का, एडेसिव्स का, एनिमल का इंडस्ट्री हो सकता है। और जो A3 है हमने उसको लिया 20, विच मीन्स कि हमारा फ्यूल है बायोमास बेस्ड फ्यूल, और उसका जो कंजम्पशन है वो 24 टन पर डे से लेके 48 टन पर डे के बीच में है। सो हमारा जो पॉल्यूशन इंडेक्स ईयर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 65। पॉल्यूशन इंडेक्स निकालने के लिए जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारा हजार्डस वेस्ट कैटेगरी। सो यहाँ पे दो सब कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। थर्ड कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं पॉल्यूशन इंडेक्स निकालने के लिए वो है वेस्ट जनरेटिंग सेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे जो PIH निकालते हैं उसमें दो टाइप्स ऑफ वेस्ट है यहाँ पे, हजार्डस वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट। सो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो पहले वाले क्राइटेरिया में नहीं था, अभी न्यू क्राइटेरिया में ऐड किया गया है, और हजार्डस वेस्ट पहले से ही था। सो अगर आपकी इंडस्ट्री में सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है तो आपके लिए सिंपल फॉर्मूला है, आपको नंबर ऑफ बेड्स के अकॉर्डिंग आपका स्कोर आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ बेड्स 1000 से ज़्यादा है तो आपका स्कोर 100 रहेगा, एंड नंबर ऑफ बेड्स अगर लेस देन 10 है तो आपका स्कोर 30 रहेगा। एंड नॉन बेडेड फैसिलिटी जैसे कि OAC है हमारा तो वहाँ पे 25 आ सकता है। सो इस आपका स्कोर हो जाएगा अगर आपके पास सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास हजार्डस वेस्ट जनरेशन हो रहा है तो आपको दोनों एंट्रीज को देखना पड़ेगा, H1 और H2 को। H1 में बेसिकली क्या मेंशन किया गया है, स्कोर बेस्ड ऑन द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल मेथड। सो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं हजार्डस वेस्ट को और आप कैसे डिस्पोजल कर रहे हैं, यहाँ पे 4 एंट्रीज दी गई हैं। सिमिलरली जो H2 है वो है स्कोर बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ हजार्डस वेस्ट जनरेटेड। सो कितना आप हजार्डस वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं कि हमारे यहाँ मान लीजिए अगर सिर्फ हजार्डस वेस्ट जनरेशन हो रहा है तो हमने H1 को लिया 25, विच मीन्स कि हजार्डस वेस्ट आर रिएक्टिव केपेबल ऑफ यील्डिंग अनदर मटेरियल पोस्ट डिस्पोजल। एंड H2 को हमने लिया है 70, जिसका मतलब है हजार्डस वेस्ट जनरेशन इज मोर देन 5000 टन पर एनम। सो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको आएगा स्कोर 95 एंड PIH होगा 95। एज पर रिवाइज मेथडोलॉजी पोल्यूशन इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है Imax प्लस 100 माइनस Imax इंटू I2 प्लस I3 बाई 200। सो यहाँ पे बेसिकली हमको तीनों वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ेगा, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा Imax, एंड बाकी जो वैल्यूज होंगी उनको हम I2 I3 की जगह फिट करेंगे। तो चलिए हमने जो कैलकुलेशन किया था उस वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो PIW निकला था वो 75 था, PIA जो था 65 था, एंड PIH जो था 95 था। तो इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है 95 का वो हो जाएगा हमारा Imax, एंड बाकी जो वैल्यूज हैं वो हो जाएगी I2 I3। तो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है PI का 98.5 विच इज मोर देन 80। सो एरिड कैटेगरी इंडस्ट्री में आएगा। सिमिलरली अगर पोल्यूशन इंडेक्स 55 से 80 के बीच में है तो ऑरेंज कैटेगरी आएगा। अगर पोल्यूशन इंडेक्स 25 से 55 के बीच का वैल्यू है तो ग्रीन कैटेगरी, एंड अगर पोल्यूशन इंडेक्स लेस देन 25 है तो हमारा व्हाइट कैटेगरी के सेक्टर्स में आता है। अभी तक हम लोगों ने 4 कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया था। जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है इस गाइडलाइंस में उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है ब्लू कैटेगरीज। इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज कवर होते हैं। इसमें आता है एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अराइजिंग फ्रॉम डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। इसमें आपका CETP आएगा, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। फिर दूसरा कैटेगरी आएगा CHWTSDF जो कि है कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी। और STPs भी आएंगे इसमें, कॉमन STPs जो होंगे। तो इसका पर्पस क्या है, ये बाकी इंडस्ट्री से अलग कैटेगरी का इंडस्ट्री है, और इसके जो वेस्ट जनरेशन की भी जो कैटेगरी होगी वो अलग होगी। इसके लिए इंडस्ट्रीज ने पिच किया कि हमको एक अलग कैटेगरी इंक्लूड करना चाहिए ताकि जो कि बाकी इंडस्ट्री से अलग हो। सो इसके लिए हमने ब्लू कैटेगरीज को इंक्लूड किया है इसमें।
इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करने का फायदा क्या है? सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो पहला है कंसेंट मैनेजमेंट। तो जो भी सीडीओ हमको मिलेगा इंडस्ट्रीज को एज पर द कैटेगरीज, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाएगा और एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। यहाँ पे यहाँ मेंशन किया गया है, रेड के लिए 5 ईयर्स की वैलिडिटी रहेगी, ऑरेंज कैटेगरीज के लिए 10 ईयर्स और ग्रीन कैटेगरीज के लिए 15 ईयर्स। सिमिलरली जो नेक्स्ट बेनिफिट होगा वो इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी। सो एज पर इंडस्ट्री कैटेगरी इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया जाएगा और वही सेम फॉलो होगा हर इंडस्ट्रीज के लिए। जो नेक्स्ट बेनिफिट होगा वो सिटिंग क्राइटेरिया। द कैटेगराइजेशन में बी यूज्ड एज अ टूल फॉर डिसाइडिंग द लोकेशन सिटिंग ऑफ एन इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। सो एक पर्टिकुलर लोकेशन में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वहाँ पे प्लान होंगी, उसका भी एक बेनिफिट रहेगा हमको। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स। सो बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और उस पर्टिकुलर क्लस्टर में एक तरीके की इंडस्ट्रीज रहेंगी ताकि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है उसको हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सकें। फिर नेक्स्ट है सेक्टर स्पेसिफिक प्लान्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। सो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए सेक्टर स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जाएंगे जो कि बहुत ही यूजफुल रहेंगे टू कंट्रोल द इमिशंस एंड टू कंट्रोल द पोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। फिर नेक्स्ट है पुटिंग पेनल्टीज ऑन द इंडस्ट्रीज और पुटिंग इन्वायरमेंटल कंपनसेशन। तो जब भी पोल्यूशन इंडेक्स ज़्यादा रहेगा और पोल्यूशन इंडस्ट्री से निकल के आएगा तो वहाँ पे पेनल्टी भी लगेगी इंडस्ट्रीज के ऊपर। और लास्ट है अ टूल फॉर प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। सो ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल होगा और सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके उसको कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेंटिव्स टू द यूनिट्स फॉर बेटर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। सो ऐसी यूनिट जो कि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को और इंश्योर करेंगे कि उनके इंडस्ट्रीज से या उनके यूनिट से पोल्यूशन रिड्यूस हो रहा है ड्रास्टिकली, तो उसके लिए बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स के यहाँ पे तौर पे देखते हैं, जो अगर रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज हैं, अगर उन्होंने प्रॉपर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट किया है तो उनका जो कंसेंट है 5 साल के बदले 10 साल तक भी वैलिडिटी रह सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर ऑरेंज कैटेगरीज है तो उनका वैलिडिटी 10 साल से बढ़ा के 15 साल किया जा सकता है। सिमिलरली ग्रीन कैटेगरीज के लिए 20 साल तक कर सकते हैं। सो 20 साल के लिए अगर आपको कंसेंट मिलता है एक बार में तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको हर 5 साल या हर 2 साल पे फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। और ब्लू कैटेगरीज के लिए 3 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी। सो इसके आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने अपने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं और आपने ट्राई किया कि आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री के लिए। चलिए अब देखते हैं, अब जो भी पेंडिंग एप्लीकेशंस रहेंगी सीटीओ सीटी के या फिर जो फ्यूचर एप्लीकेशंस होंगी वो एज पर रिवाइज मेथोडोलॉजी ही प्रोसेस होंगी। सो अगर इन केस अगर सीटी पहले ही मिल चुका है आपको, तो जो सीटीओ आपको मिलेगा वो एज पर रिवाइज्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। और एसपीसीबी या जो पीसीसी है वो जो सीटीओ ग्रांट करेगा इंडस्ट्रीज को, सो अभी के इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रेड ऑरेंज एंड ग्रीन कैटेगरीज को 5 ईयर्स 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाएगा। सिमिलरली एसपीसीबी पीसीसी में ग्रांट सीटीओ टू ब्लू कैटेगरीज विथ एडिशनल 2 ईयर्स वैलिडिटी, मतलब 2 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ दिया जाएगा। कंसिडरिंग द रोल एज इन एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज, क्योंकि इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडस्ट्रीज के या फिर जो डोमेस्टिक वेस्ट हैं उसको कंट्रोल करती हैं, इसके लिए उनको 2 साल का एडिशनल एडवांटेज दिया जाएगा। दोस्तों अब जो गाइडलाइंस में 5 एनेक्सर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो जो पहला एनेक्सर है एनेक्सर 1, इसमें क्या क्या कवर किया गया है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स क्लासिफाइड अंडर रेड ऑरेंज ग्रीन एंड व्हाइट कैटेगरीज। सो चारों कैटेगरीज के जो इंडस्ट्रीज हैं विद एग्जांपल्स एंड देयर पोल्यूशन इंडेक्स उसको डिस्कस किया गया है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। एनेक्सर 1 का जो पहला एग्जांपल शो किया गया है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों जो सब कैटेगरीज हैं पोल्यूटेंट्स के, वाटर, एयर एंड हैजार्डस वेस्ट, तीनों का स्कोर यहाँ पे दिया गया है। सो पोल्यूशन इंडेक्स ऑफ वाटर इज 75, पोल्यूशन इंडेक्स ऑफ एयर इज 25 एंड पोल्यूशन इंडेक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट इज 45। तीनों को जब फॉर्मूला में फिट करेंगे तो हमको स्कोर मिलेगा 83.8 विच इज रेड कैटेगरी इंडस्ट्री। और सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया एस्बेस्टोस का है और एस्बेस्टोस बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसका जो स्कोर है 98 जो कि बहुत हायर साइड पे है, क्योंकि टोटल स्कोर ही हमारा 100 का होता है और यहाँ पे स्कोर 98 का आ रहा है एस्बेस्टोस का। और यहाँ पे रिमार्क भी देख सकते हैं आप लोग, एस्बेस्टोस इज ए कार्सिनोजन, यानी कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है। सो इसमें आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। थर्ड एग्जांपल दिया है
अलमीरा, ग्रिल, मैन्युफैक्चरिंग, ड्राई मैकेनिकल प्रोसेस। सो इसका स्कोर को जो निकल के आ रहा है 30 आ रहा है, विच इज़ ग्रीन इंडस्ट्रीज। सो यहाँ आप जब डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कवर किया है, और एज आप इसे रेडी रिकॉर्नर यूज़ कर सकते हैं। आप अपना रिलेवेंट इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सेक्टर में जाके चेक कीजिए, और उसका जो पोल्यूशन इंडेक्स है आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। आप अपना इंडस्ट्री स्पेसिफिक कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये रेडी रिकॉर्नर है तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप इसको ही यूज़ कीजिए एज ए रेफरेंस, और यहाँ से आप डायरेक्टली अपना पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा लिस्ट है एनेक्सर 1 का, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के लिंक में, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एनेक्सर 2 जो है वो लिस्ट ऑफ एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कवर्ड हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो पहला एग्जांपल है कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP। तो इसमें जो पहला सब कैटेगरी है वो CETP हैविंग MEE या फिर स्प्रे ड्रायर। तो इसका जो पोल्यूशन इंडेक्स का स्कोर निकल के आ रहा है 98.1, जो कि बहुत हायर साइड पे है। सिमिलरली और एग्जांपल जो है वो कॉमन सीवेज इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP, इसका स्कोर 88.4 आ रहा है। सिमिलरली जो अदर हैं जिसका एग्जांपल देख सकते हैं कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़, जो कि इसका पहला एग्जांपल दिया है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी सिक्योर्ड लैंडफिल, जहाँ पे लैंड फिलिंग होता है, वेस्ट को हम लोग लैंड में प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं और या फिर इंसिनरेशन करते हैं। उसका स्कोर निकल के आ रहा है 100, जो कि बहुत हायर साइड पे है। सिमिलरली अगर सिर्फ इंसिनरेटर है तो उसका स्कोर भी 100 है। सो ये सारे रेड कैटेगरी के इंडस्ट्रीज़ हैं, और ऐसे ही बहुत सारे बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसका भी एग्जांपल दिया है एनेक्सर 2 में, उसको आप देख सकते हैं एज ए रेफरेंस। एनेक्सर 3 टॉक्स अबाउट लिस्ट ऑफ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर्स क्लासिफाइड अंडर रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड व्हाइट कैटेगरीज। सो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग क्या क्या है। सो एग्जांपल्स देख सकते हैं, पहला एग्जांपल है स्टैंड अलोन जनरेटर सेट, बेसिकली जनसेट जो हम बोलते हैं। इसका जो रेटिंग निकल के आ रहा है पहले वाले का, हैविंग कैपेसिटी मोर देन 1 मेगावोल्ट। सो इसका है 60 स्कोर आ रहा है, जबकि ये ऑरेंज कैटेगरी है। अगर जनसेट का टोटल कैपेसिटी ग्रेटर देन 1 मेगावोल्ट एंड यूजिंग क्लीनर गैसियस फ्यूल्स, अगर लिक्विड फ्यूल यूज़ करता है तो उसका स्कोर 60 है, अगर क्लीन फ्यूल यूज़ करता है तो उसका स्कोर 50.5 है और ग्रीन कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली एयरपोर्ट्स को भी क्लासीफाई किया गया यहाँ पे। एयरपोर्ट इज़ बेसिकली कमिंग अंडर ऑरेंज कैटेगरी। एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कि हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं बेसिकली, उनके नंबर ऑफ बेड्स के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जहाँ पे अगर नंबर ऑफ बेड्स अगर 1000 से ज़्यादा है तो उसका स्कोर 100 है और रेड कैटेगरी में आ रहा है। अगर नंबर ऑफ बेड्स जो हैं 201 से 500 है तो उसका स्कोर 70 आ रहा है, जो कि ऑरेंज कैटेगरी है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं उनको कवर किया गया है। आप एनेक्सर 3 को रेफर कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। एनेक्सर 4 बात करता है लिस्ट ऑफ अदर और स्पेशल कैटेगरी सेक्टर्स क्लासिफाइड अंडर रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड व्हाइट कैटेगरीज। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अदर या फिर स्पेशल कैटेगरी सेक्टर्स का जो पहला एग्जांपल है वो हाइड्रो पावर प्लांट्स का है, और हाइड्रो पावर प्लांट की अगर कैपेसिटी मोर देन 50 मेगावाट है तो उसको रेड कैटेगरी में कंसिडर किया गया है। उसका स्कोर 90 लिया गया है, पोल्यूशन इंडेक्स का स्कोर। अगर मिनी हाइड्रो पावर प्लांट है 25 मेगावाट टू 50 मेगावाट्स तो उसका स्कोर 67.5 आ रहा है, जो कि ऑरेंज कैटेगरी में आ रहा है। अगर लेस देन 25 मेगावाट्स का मिनी हाइड्रो पावर प्लांट है तो वाइट कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है सैंड या फिर रिवर बेड मटेरियल माइनिंग फ्रॉम रिवर बेड्स, जो बेसिकली सैंड माइनिंग का जो माइंस होता है उसका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। सो अगर लैंड साइज जो है माइनिंग का अगर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो रेड कैटेगरी में आएगा। अगर स्टैंड अलोन माइनिंग है एन एरिया हैविंग लेस देन 5 हेक्टेयर्स तो ऑरेंज कैटेगरीज में आएगा। ऐसे ही जो बाकी एग्जांपल्स हैं स्पेशल कैटेगरी के वो भी मेंशन किए हैं, तो आप एनेक्सर 4 को रेफर कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड होपफुली ये जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट है आपको समझने में ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स या कुछ कमेंट्स तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।